अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले चंद दिनों से नवाज शरीफ अपनी तकारीर से हुकूमत और इदारों को निशाना बना रहे हैं, जिससे सियासी माहौल में गर्मा गर्मी पैदा हो रही है। लेकिन अब पैमरा ने नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी लगा दी है, जिससे यह तासुर पैदा हो रहा है कि नवाज शरीफ हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन वजीर आजम इमरान खान इस तासुर की नफी कर रहे हैं, मगर दबाव सिर्फ हुकूमत पर ही नहीं, नवाज शरीफ पर भी बढ़ता जा रहा है। नवाज शरीफ पर वतन वापसी के लिए अदालती दबाव के साथ साथ इखलाकी दबाव में भी इजाफा हो रहा है। अदालतें नवाज शरीफ को मुख्तलिफ मुकदमात में पेश होने का हुक्म दे रही हैं। नवाज शरीफ पर वतन वापस आकर अदालती कार्रवाई का सामना करने से मुतल्लिक कानूनी के अलावा इखलाकी दबाव भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों से नवाज शरीफ सियासत में बाकायदा तौर पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, सियासी राब्ते कर रहे हैं, सियासी मीटिंग्स कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं और इन खिताबात में अवाम को निजाम के खिलाफ उठ खड़े होने का कह रहे हैं, लेकिन खुद वो बरतानिया में मौजूद है। इसके अलावा इनकी जो रोजमर्रा की वीडियो सामने आ रही है, इनमें भी उनकी सेहत पिछले साल की बनिस्बत ज्यादा बेहतर दिखाई देती है, इसलिए इन पर पाकिस्तान वापसी के लिए दबाव बढ़ रहा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की APC और अपने पार्टी इजलासों में एक के बाद एक तकरीर के बाद हुकूमत पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। कल पैमरा ने नवाज शरीफ की तकारीर TV चैनल्स पर नशर करने और इस पर तबसरा करने पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि हुकूमत को ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। आज वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी तर्जमानों का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक से निमटने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि ऑपोजिशन जमातें मुल्की नहीं जाती एजेंडे पर हैं। ऑपोजिशन का मसला यह है कि उन्हें डील नहीं दी जा रही है। वजीर आजम का कहना था कि ऑपोजिशन को NRO नहीं दिया जाएगा। नवाज शरीफ के बयानात से भारत खुश होता है। वजीर आजम ने इजलास में पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं को ऑपोजिशन को बेनकाब करने की हिदायत की है। इसके अलावा वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब के वुज़रा को जहराना पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत भी की है। पिछले चंद दिनों में होने वाले वाकयात के बाद हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता नजर आया है। इस पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन की तहरीक हुकूमत को मुश्किल में डाल सकती है, और क्या ऑपोजिशन आपस के इख्तलाफात को भुलाकर बामायनी इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ सकती है। इस पर बात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन करेंगे PMLN के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह, और इसके बाद हमारे साथ फवाद चौधरी साहब भी मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी लग चुकी है। शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने लीड करना था PMLN की जानिब से इस APC के एजेंडा पर इम्प्लीमेंटेशन, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी तहरीक आगे कैसे बढ़ेगी आपकी, कौन लीड करेगा फिर? देखें, इस तहरीक को इंशाअल्लाह ताला जो PDM की क़यादत है, जिसमें तमाम पार्टीज जो हैं वो मौजूद हैं, उनके जो सरबराह हैं वो मौजूद, और ये रोटेशन के हिसाब से जो है वो मामला चलेगा। हर पार्टी को जो है वो लीड करने का मौका मिलेगा। इस बारे में जो हमारी रहबर कमेटी है, वो कमेटी जो है वो अजलास मुनक्कद करके इस बारे में जो है वो फैसले करेगी। और जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, उसकी पूरी तंजीम जो है वो मौजूद है, उसकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो है वो मौजूद है, उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो मौजूद है। मियां नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह बराह रास्त जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक यानी मीडिया का दौर है, अब इसमें कोई कहाँ भी हो उसको जो है वो कनेक्ट होने में तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती। जिस तरह से आपने ये देखा कि हमारे बड़े ही भरपूर जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के जो है वो इजलास हुए हैं, और उनमें बड़े मौसर और बड़े भरपूर जो है वो डिस्कशन के बाद जो है वो फैसले हुए हैं जी। और अगर सवाल ये पैदा होता है फिर राना सनाउल्लाह साहब कि अगर मियां साहब ने ही बरतानिया में बैठ के लीड करना है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हो, APC का खिताब हो, वो वजीर आजम कर सकते हैं, चलते फिरते नजर आ रहे हैं, और फिर भी वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, तो एक तो अदालती कानूनी दबाव है, लेकिन इखलाकी दबाव भी फिर आप पे बढ़ता जाएगा ना कि जब नवाज शरीफ साहब इतने मुतहरिक हो चुके हैं तो पाकिस्तान वापस सर्जरी की डेट हो तो वापस चले जाइएगा इलाज के लिए। नहीं शहजाद, मुझे बताएं ना, वो कौन से अखलाकी दबाव की आप बात कर रहे हैं? किस सजा की आप बात कर रहे हैं? मैं उस अखलाकी दबाव की बात कर रहा हूं जिस पर गारंटी जो है शहबाज शरीफ साहब ने दी थी कि ये 8 हफ्ते में इलाज करवा के वापस आ जाएंगे। नहीं, मुझे ये बताएं आप
कि वो जो व्हाट्सएप के ऊपर जो बनी थी अपना JIT, उसका अखलाकी दबाव है, उसका अखलाकी जवाब है। ये उस सजा को वो जो है वो भुगतने के लिए या काटने के लिए है, जिस सजा को देने वाला जो कहता है कि मुझे फलां ने बुला के जो है वो मुझे कहा कि दोनों रेफरेंस में 14-14 साल सजा दो, और मैंने तो बड़ी हिम्मत की है कि एक में बरी कर दिया, एक में जो है वो सजा दी है, ना इसमें कोई एविडेंस है, तो फिर ना इसमें कोई राणा सबूत साहब है। फिर ये बयानियां बनाइए ना कि नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो समझते हैं कि उनको गलत सजा मिली है और वो सजा काटने के लिए नहीं आना चाहते। अखलाकी दबाव हमें बता रहे हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को जो इस सजा के बारे में जो है वो अखलाकी दबाव की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे तो ये कह के गए थे कि मुझे इलाज की जरूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने उनकी गारंटी दी थी कि ये पाकिस्तान वापस आएंगे। अगर अब आप समझते हैं कि वो इसलिए गए हैं बाहर और इसलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि अदालतों ने उनको गलत सजा दी है, तो ये बयानियां बनाइए ना फिर। नहीं, सुन ले शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी नहीं दी थी, वो जो स्टाम है ना वो पढ़े। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब इलाज की गरज से जा रहे हैं, जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और डॉक्टर उनको इजाजत देंगे जी, तो वो फौरन वापस आ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलाज की गर्ज से गए हैं और बाकायदा इस हुकूमत ने उन्हें इजाजत दे के और बाकायदा फैसला करके जो है वो उन्हें भेजा है। और लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है राणा सनाउल्लाह साहब कि अब वो जेल जाने के लिए वापस नहीं आएंगे। अगर उनको किसी केस में बेल मिल जाती है, केस खत्म हो जाता है, तो वो वापस आएंगे। जेल जाने के लिए वापस नहीं आ रहे वो, कम से कम नहीं। वो जब भी वापस आएंगे, नंबर 1, जब उनके डॉक्टर्स उनको ये मशवरा देंगे, जो उनका हार्ट का प्रोसीजर है जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि बड़ा जरूरी है, एक तो उसे वो करवाना चाहते हैं, उन्हें करवाना चाहिए। पार्टी ने भी इस बारे में उनसे रिक्वेस्ट की है। एक तो ये उन्हें जो है वो करना चाहिए, अपने इलाज से मुतल्लक, अपनी सेहत से मुतल्लक इंश्योर करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो वो अगर इलाज की मजबूरी की वजह से वहाँ पे भी हैं, लेकिन वो इस मुल्क को, इस कौम को जो इस वक्त क्राइसिस में है, जो इस वक्त एक ऐसा नालायक और नाहल टोला जो है इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जो इस मुल्क को जो है वो एक ऐसी सिमत लेके जा रहा है जो तबाही है इस मुल्क और कौम की, उसमें वो अपना किरदार एक कौमी लीडर के तौर पे अदा करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो एप्रिशिएबल बात है। उन्हें इस बात राणा सनाउल्लाह साहब, सवाल ये भी उठ रहा है कि जो बात आप कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब ने भी कल यही बात की है को अदा कर रहे हैं कि मैं असूली सियासत करूंगा, तमाम लोग मेरे साथ दें इसमें, और मैं इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना इसमें मैं खामोश रहूंगा, ना मुझे कोई खामोश करवाने की कोशिश करे। अहम सवाल यह कि इसी तकरीर में नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा था कि मुझे एक DG ISI ने आके कहा कि इस्तीफा दे दो, और मैंने जो है इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। तो सवाल ये उठ रहा है कि उस वक्त आप लोगों ने कोई पोजीशन क्यों नहीं ली? उस वक्त तो आप वजीर आजम थे, ऑल पावरफुल थे, लेकिन उस वक्त आप लोगों ने मुशाहिदुल्लाह खान की कुर्बानी दे दी। बाद में वो डॉन लीग्स का भी जिक्र करते हैं, डॉन लीग्स में आपने सेनेटर परवेज रशीद की कुर्बानी दे दी, तारिक फातमी की कुर्बानी दे दी। जब वक्त था असूली पोजीशन लेने का, उस वक्त क्यों नहीं लिया? क्या उस वक्त इक्तदार बचाना ज्यादा जरूरी था? देखे शहजाद, ये जो इन्होंने आज वो गाली गलोच ब्रिगेड आज इकट्ठा किया हुआ था ना, और वजीर आजम ने आज उनको जो है वो भरपूर ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से आपने गालियां देनी है, किस तरह से आपने जो है वो झूठ बोलना है, किस तरह से जो आपने गलत बयानियां जो है वो तरतीब देना है, किस तरह से आपने अदारों को अपोजिशन की इस तहरीक के सामने लाना है और अदारों का और अपोजिशन का टकराव कराना है, ताकि हम चूरी खाते रहें और अपोजिशन और अदारे जो है वो आपस में टकराते रहें। तो मामला ये है कि कोई कुर्बानी नहीं दी किसी की। परवेज रशीद साहब माशाल्लाह पूरी इज्जत से, पूरे एहतराम से, और मुशाहिदुल्लाह खान साहब वो पार्टी में मौजूद हैं। और तो फिर वजह क्या है कि उस वक्त असूली पोजीशन नहीं ली? कोई किसी क्यों नहीं ली उस वक्त असूली पोजीशन, जिस असूली पोजीशन का वो आज जिक्र करते हैं? असूली मौक़िफ़ यही था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उस प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त किया, उस प्रेशर को कि आपने वो सामने वो झुके नहीं, और वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर वो खड़े रहे, और वो जो प्रेशर डालने वाले थे, डलवाने वाले थे, कंटेनर पे चढ़ाने वाले थे, कंटेनर पे चढ़ने वाले थे, वो ठीक है, वो अपना जो है वो जो भी उनका बयानिया था वो बयान करते रहे।
और वो अपनी साजिश नवाज करते रहे। शरीफ के मातहत जो लेकिन शख्स हो वो मियां उनसे नवाज शरीफ इस्तीफा को मांगे मौका दिया और तो उस पर उन्होंने वो मुशाहिदुल्लाह जो खान है को वो निकाल उसका दें, सफर जो है वो ये जारी कैसा रखा। अपने मौकिफ पर डटा रहना होता है? आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपने मौकिफ पे खड़े रहे? नहीं, देखें, वो अपने मौक़िफ़ पे जो है वो कायम रहे और उन्होंने जो है वो इस्तीफा देने से या अपनी पोजीशन से हटने से जो है वो इनकार किया और उसके ऊपर वो कायम रहे। बाद में फिर एक साजिश के तहत जो है उनके खिलाफ जो है उनको केस कुछ और था और उनको निकाला किसमें कि जी आप अपने बेटे से आपने तनख्वाह नहीं ली, यानी आप ले सकते थे, ली नहीं है, यानी अकामा, यानी केस कुछ और था और फिर अकामे में जो है वो फैसला किया। वो फैसले जो हैं, देखें, हमारी अदलिया जो है वो हमारे लिए बहुत एहतराम के काबिल है, हमें बेपनाह एहतराम है अपने जजेस का, अपनी अदलिया का, लेकिन हमारे मुतनाज़ा फैसले हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला है, डिक्टेटरों को जो है वो आइन में अमेंडमेंट करने का इख्तियार देने का फैसला है, डिक्टेटरों को जो है वो लेकिन इन अदालतों ने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए हैं। ये आप अगर बदकिस्मती है जुल्फिकार अली और भुट्टो की इससे बात हमारी करेंगे तारीख या जो है, इवन नवाज हम शरीफ इससे साहब जो का है जो अपनी पहले तारीख फैसला को था जो है वो डिक्टेटर के दौर में आया था। माजी आज अदालतों के जो फैसले हैं को अमेंड राणा नहीं साहब कर वो सकते। आपके हक में भी गए हैं। ये भी हुकूमत तो कहती है बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फैसला था कि एक शख्स जो कि कन्विक्टेड है उसको बाहर जाने की इजाजत दी गई, इलाज की इजाजत दी गई। आपको पता है ये हर केस में नहीं होता है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि हर शख्स को बाहर जाने की इजाजत होती है। तो पाकिस्तान में अदालतों ने नहीं, ये तो फैसले बात भी दिए ना, वो तो नहीं, जहां वो आपको जो लगता है कि कन्विक्शन फैसला है, आपके हक में नहीं है, नहीं, गलत है, तो सुनने, उसको भी चैलेंज यहां पे आके करना पड़ेगा ना आपको। शहजाद, बात ये है कि वो जो कन्विक्शन थी, वो कन्विक्शन तो जो है वो यानी यानी आप ये देखें कि इस सिस्टम के माथे के ऊपर जो है वो काला का निशान है, उसे धोना पड़ेगा। वो जज को तो आपने जो है वो हटा के जो है वो उसे तो साइड पे कर दिया। ये कन्विक्शन जो है ये भी एक ऐसा स्याह धब्बा है हमारे इंसाफ के निजाम के चेहरे के ऊपर, इसे धोना वो भी अदालतों के जरिए ही इसके धुलेगा बगैर ना, वो गुजारा भी नहीं अदालतों होगा। के जरिए धुलेगा। लेकिन एक आखिरी सवाल राना सनाउल्लाह साहब, क्या पीपल्स पार्टी पे मुकम्मल एतमाद है कि इस तहरीक में वो आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे? क्योंकि जो घनगरज हमने नवाज शरीफ साहब की तरफ से देखी है और इदारों के खिलाफ जो देखी है पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो हमें नहीं सुनने में आई है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह भी दिया था कि हमें एतमाद नहीं है आसिफ अली जरदारी पर ज्यादा। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने बयान की जो है वो वजाहत कर दी है। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी, JUIF पे भी और बाकी भी जो हमारी जो छोटी जमातें हैं, अपोजिशन की जमातें हैं, जिन जमातों ने PDM में और मुल्क के इस यानी जो है वो हमें जो है वो जमहूरियत के लिए जो है वो साथ देने का जो है वो वादा किया है, हमें उनके ऊपर मुकम्मल यकीन है, उनके ऊपर उतना ही एतमाद है जितना हमें अपने आप के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। आज वजीर आजम साहब ने 2 मीटिंग्स कंडक्ट की हैं पार्टी तर्जुमानों की और जो पार्टी रहनुमा है उनकी मीटिंग में क्या फैसला हुआ है, कैसे जो है तहरीक से निपटा जाएगा और नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए क्या कोई हिकमत अमली पर इत्तफाक हुआ है या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑपोजिशन की तहरीक से निपटने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने आज पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमान से मुलाकात की है और इस पर बातचीत की है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ऑपोजिशन की इस तहरीक से निपटने के लिए। 2 मीटिंग्स आज हुई हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर फवाद चौधरी। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज एक जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई है वजीर आजम ने कि आगे लाएमल क्या होगा, कैसे निपटा जाएगा ऑपोजिशन की इस तहरीक से, उसकी मीटिंग हुई, बाद में तर्जुमानों की मीटिंग भी हुई है, उन मीटिंग्स का हिस्सा आप भी रहे। जरा बताइएगा क्या स्ट्रेटजी तश्कील दी है हुकूमत ने ऑपोजिशन से निपटने के लिए, उनकी इस तहरीक से निपटने के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत की हमारी जो वर्जन है, हमारा जो मानना है वो ये है कि अपोजिशन की तहरीक जो है वो इसलिए उसका कोई ख़तरा नहीं है कि उसकी कोई मॉरल करेंसी नहीं है। जिन तहरीकों की कोई मॉरल करेंसी नहीं होती वो कोई ख़तरा हुआ नहीं करती। लिहाजा ये जो हमारे मुलाकातें हैं वज़ीर आज़म साहब से या आपस में, ये तो हमारी मामूल का हिस्सा है और ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो सियासत है वो बतदरीज बदलती रहती है, उसके ऊपर नज़र भी रखते हैं। लेकिन एज सच अगर आप ये कहें कि अपोजिशन की तहरीक के मुतालिक कोई इतना बड़ा कोई ख़तरा लाहक हो गया, वो नहीं है। अपोजिशन की जो तहरीक है वो तो देखिए ना, उसका बयानिया ही अजीब व गरीब है
नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं तो मेफेयर में रहूंगा, मेरे बच्चे मेफेयर में रहेंगे, लेकिन तहरीक पाकिस्तान में चलाई जाए। तो जिसके अपने जो आप ये कि कदम इतने कमजोर हों जिस तहरीक के, वो तहरीक किसी के लिए क्या खतरा होगी? आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या ये हुकूमत के 5 साल पूरे करने के लिए खतरा नहीं है, या जो मुल्क जो आप अपना मंशूर पर अमल दरामद करवाना चाहते हैं, जो आप रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, या मुल्क को अगर तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी खतरा नहीं है? क्योंकि किसी भी किस्म की सियासी इंस्टेबिलिटी जो है वो हुकूमतों के लिए अच्छी नहीं होती है, मुल्क की तरक्की के लिए अच्छी नहीं होती है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और जो इंस्टेबिलिटी है वो क्रिएट करने की कोशिश हो रही है नहीं। पहले कोविड की वजह से जाहिर है कि मईशत की जो एक रफ्तार है उसको स्लो हुई, और अब जबकि दोबारा टेक ऑन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पैकेज आपके सामने है। फिर जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान में जो हमारी जो चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे मोटर बाइक इंडस्ट्री हो, उनमें जो बेहतरी के आशारिये आ रहे हैं, उनके मद्देनज़र यकीनी तौर के ऊपर ये जो इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो यकीनन एक काबिल तशवीश है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्या अवाम की इतनी ताकत जो है वो अपोजिशन के साथ है कि ये इंस्टेबिलिटी पैदा हो सके? सिर्फ कुछ जिस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि एक बैरूनी कुव्वतों के इशारे के ऊपर क्या इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है जब पाकिस्तान के लोग साथ नहीं होंगे? तो इंशाल्लाह नहीं होंगे। आप देखिएगा कि इस तहरीक शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये जो कियोस वाली आप बात कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार तो ऑपोजिशन हुकूमत को ठहराती है। साद रफीक साहब का आज भी बयान था कि अगर आप इंतकाम की सियासत करेंगे, आपका एहतसाब सिर्फ ये होगा कि आपने ऑपोजिशन को टारगेट करना है, लोगों को जेलों में डालना है, तो हम भी सड़कों पर निकल के जवाब देंगे, हम भी तहरीक चलाएंगे, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी ना। तो हुकूमतों का काम तो ये होता है कि बेहतर तरीके से मामला को मैनेज किया जाए। अब भी अगर वो कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, तो क्या हुकूमत का कोई इरादा नहीं है इनको एंगेज करने का, ताकि ये कम से कम सड़कों पर ना आए? सड़कों पर आएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, सियासी इंस्टेबिलिटी होगी। देखिए, हम तो 100% एंगेज करने को तैयार हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आखिरी खिताब किया उसमें भी उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन के साथ जो मौजूद है उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक बात के ऊपर तैयार नहीं है, और जो साद रफीक साहब की आपने तकरीबन जो आपने मैसेज जो आपने जो है वो मेंशन किया, जो साद रफीक साहब का है कि आप अगर केसेस बनाएंगे तो फिर हम सड़कों पे होंगे। अब सवाल ये है कि इंतकाम की वजह से केसेस, मैंने जो साद रफीक साहब को कोट किया, इंतकामी कार्रवाई करेंगे, ये उन्होंने कहा। जी देखिए ना, अब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये जाहिर है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो मुकदमात बने हैं वो कोई 90% जो मुकदमात हैं वो पीटीआई के बनाए हुए नहीं हैं। जो तफ्तीशी इदारा है हमारा बनाया हुआ नहीं है। इसके साथ साथ जो अदलिया का सेटअप है वो हमारा पर लगाया हुआ नहीं है। तो ये इंतकामी कार्रवाई कैसी है कि वो ना इदारा हमारा है, ना केसेस हमारे हैं, ना इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, तो हम कैसे इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं? अब दूसरा सवाल ये है कि असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है, और ये आप टाइमिंग भी जरा देखिए कि जब आपने फैटफ के दौरान आपने अपोजिशन की नैब लॉ में 34 अमेंडमेंट्स मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने ऐलान कर दिया तहरीक चलाने का। यानी अगर आप नैब के ऊपर और केसेस के ऊपर उन्हें रिलीफ दे दें तो मुल्क बिल्कुल ठीक है। अगर आप रिलीफ नहीं देंगे तो फिर हम सड़कों पे होंगे। और अभी आपने साद रफीक साहब की ये बयान जो है उसको मैं कोट भी किया है। तो फवाद चौधरी साहब, जो एक स्टीयरिंग कमेटी है जिसका हिस्सा आप भी हैं, असद उमर साहब हैं, शफाब है, परवेज खटक साहब हैं, इनका टास्क क्या है? क्या आपको एंगेज करने का कहा गया है, या आप लोग हेड ऑन लेंगे ऑपोजिशन की इस तहरीक को? देखिए, ऐसे कोई स्टीयरिंग कमेटी तो उस तरह की नहीं है, ना ही कोई ऐसी कोई परमानेंट बॉडी है। लेकिन ये है कि जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें अपनी एक पॉलिटिकल आप समझिए कि एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए जो है वो मुलाकातें होती रहती हैं। उसमें बाकी लीडरान जो हैं वो भी शामिल होते हैं, और जिस मामले के ऊपर गुफ्तगू होती है वो लीडर जो है वो भी वो शोबे के वजीर जो हैं वो भी शामिल होते हैं। और जो हमारी हिकमत अमली जो है वो बड़ी सिंपल है। हमारी हिकमत अमली ये है कि जो मोरालिटी है वो डिमांड करती है, और हमने जिस मैंडेट के ऊपर आए हैं वो डिमांड करता है एहतसाब का अमल जो है वो प्रोसेस चलता रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई सौदेबाजी होनी नहीं चाहिए। और इसके अलावा अपोजिशन की जो भी डिमांड्स हैं, जिस तरह से वो समझते हैं, अगर उनकी कोई महंगाई के ऊपर प्रपोजल्स हैं, अगर उनकी कोई इकोनॉमी को ले
प्रपोजल्स हैं वो हम उनसे जरूर डिस्कस करने को 100% फवाद चौधरी साहब, एहतसाब का अमल नहीं रुकना चाहिए, जो करप्ट है उसको सजा भी जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी नजर आनी चाहिए, इंतकाम नहीं नजर आना चाहिए। इंतकाम नजर आएगा तो फिर क्योस होगा, ऑपोजिशन भी सड़कों पर निकलेगी, जिससे किसी को फायदा नहीं होगा। इस हफ्ते की मिसाल ले लीजिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ अरेस्ट हुए, इस हफ्ते स्टॉक मार्केट कोई 2500 पॉइंट गिरी है, वही स्टॉक मार्केट जिसको पिछले हफ्ते तक आपके वुजरा आकर बता रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया की और एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। तो जिससे आपको एक आइडिया कम से कम ये मिल जाना चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क में कारोबारी तबका है वो इस माहौल को कैसे देख रहा है, क्या इसके कुछ मुस्बत असरात आ रहे हैं या मनफी असरात आ रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो नैब की कार्रवाई है, पहली बात तो यह है कि दोबारा नैब कोई हमारा उस तरह का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तहत नहीं है, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। जून से वो शहबाज शरीफ साहब को तलाश कर रहे हैं। 11 अरब रुपए का उनके ऊपर ये घपला है कि उन्होंने पाकिस्तान से 11 अरब रुपए पाकिस्तान से बाहर भेजे और वो पैसा फिर लाउंडर करके वापस आया। अब आप देखिए कि उनके जो मुंशी मुलाजम है उनके अकाउंट से भी अरबों रुपया निकल रहा है। तो आप ये समझते हैं, अगर तो आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का केस जो है जिसके 41 वॉल्यूम है और एक एक ट्रांजैक्शन जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, उसमें ये नहीं है कि किसी को पकड़ के किसी ने को मार लिया है और उसने बयान दे दिया है, 100% डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर आप समझते हैं कि ये केस नहीं चलना चाहिए तो जाहिर है फिर हम आपसे इस पे ये तो मैंने कहीं पे कहा नहीं है कि ये केस नहीं चलना चाहिए, बल्कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप ये कहते हैं कि इतने ठोस सबूत हैं, अगर नैब कहता है कि इतने ठोस शवाहिद हैं और ऐसे मुल्जमान भी हैं जो कि विटनेस बनने के लिए तैयार हैं, तो फिर कन्विक्ट होना चाहिए शहबाज शरीफ को, सजा मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि कन्विक्शन से पहले आप लोगों को जेल में रखें। क्योंकि जब कन्विक्शन से पहले जेल में रखा जाता है तो तासुर ये मिलता है कि नैब दावा तो करता है लेकिन केस साबित करने की उनके पास सकत नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि कन्विक्शन होनी चाहिए और जरूर कन्विक्शन होनी चाहिए, लेकिन जो आपका ये बात है कि कन्विक्शन से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो लाहौर के अंदर कैंप जेल, कराची के अंदर की जेलें, ये सारी अंडर ट्रायल प्रिजनर से ही भरी हुई हैं। अगर आप शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये असूल लगाते हैं तो फिर आप ये असूल तमाम लोगों के लिए ले आइए, आप अदालत जाइए। और ये असूल बाय द वे नैब ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ के केस में भी हमें दिखाया था। लेकिन फवाद साहब जरा ये बताइएगा कि आज भी वजीर आजम ने कहा कि इंडिया के कहने पे ये हो रहा है, आप भी कह रहे हैं कि बैरून मुल्क के कहने पे हो रहा है, कल वजीर आजम ने भी कहा था। ये क्यों आपको लगता है कि कोई इंडियन कनेक्शन है और इंडिया के कहने पे उनकी हिमा पे कर रहे हैं नवाज शरीफ ये सब कुछ? अगर तारिक फतेह जैसा आदमी जो कि शायद उससे ज़्यादा अब वो क्या जुबान इस्तेमाल करनी, तो अगर वो मरियम नवाज के हक़ में एक पूरा आर्टिकल लिखें और उसके बाद फ़ौज को वो जो PMLN है और मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसको टारगेट करें, तो फ़ौज को कमज़ोर करना, फ़ौज को टारगेट करना इस वक्त दुनिया में अगर किसी मुल्क की ख्वाहिश है तो वो हिंदुस्तान की है। और अगर PMLN के ये दो लीडर, और मैं नहीं समझता कि PMLN की बाकी लीडरशिप उनके इस बयानिए से मुत्तफिक है, लेकिन अगर ये दो लीडर फौज को टारगेट करेंगे तो जाहिर है, और फिर जिस तरीके से हिंदुस्तान का मीडिया, देखिए फवाद साहब, आपको नहीं लगता कि इस किस्म की सियासत से आगे बढ़ने की जरूरत है? क्योंकि जब आप लोगों ने अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया, आप पर भी यही सवाल उठाया गया कि आप इंडिया से दोस्ती दिखा रहे हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा दिखा रहे हैं। जब इमरान खान ने कहा कि अगर बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है तो शायद हम कश्मीर का मसला हल कर पाएं, तो आपके ऊपर यह इल्जाम लगा कि आप लोगों ने मोदी की कैंपेन की है। इसी तरीके के इल्जामात कश्मीर के हवाले से भी आप पर लगे। तो एक दूसरे पर यह इल्जाम लगाना कि आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, दोनों को वोट पाकिस्तान की आवाम देती है और करोड़ों में वोट मिलता है, तो किसी पे ये इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है कि ये इंडिया के कहने पे ये कर रहे हैं? जब से मोदी साहब का रायगढ़ का दौरा हुआ है उसके बाद से नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की जो सोच है मोदी साहब के बारे में वो उससे मुख्तलिफ है। जो आम मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, कश्मीर का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान जो है वो सोचता है, और यकीनी तौर के ऊपर उनकी जो सोच है उसमें एक जो मोदी के लिए जो हमदर्दी है वो पाकिस्तान के किसी और लीडर में नहीं है। और मुझे पूरी जो है वो इस पे उम्मीद है कि जो आपकी सोच है वही सोच प्रिवेल हो और ऐसा ही हो कि उनका कोई उससे ताल्लुक ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की फौज को टारगेट किया है, पाकिस्तान के नैरेटिव को टारगेट किया है, उससे आपकी जो गुफ्तगू है उसके एक्चुअली बरखिलाफ बात आ जाती है।
फवाद साहब, आखिर में ये भी बता दीजिए, क्या हिकमत अमली इस हवाले से आज बनी कि कैसे नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे? क्योंकि अदालत को तो ये बता दिया था एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कि कॉमनवेल्थ ऑफिस ने सपोर्ट करने से या फिर फैसिलिटेट करने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं हमारे दायरे कायम नहीं है। तो कुछ इस पर बात हुई आज? देखिए, हमारा यूके के साथ एक्स्ट्रेडिशन का तो ट्रीटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे मामलात में जो यूके से, जैसे आपको याद होगा कि एक ताउन है भी, जैसे एमकेएम के 2 लोग जो इमरान फारूक के मर्डर में मुलव्वस थे, उनको पाकिस्तान जो जब वो आए तो जब वहाँ से निकले तो यूके अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया। हम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब का केस भी इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि वो कॉन्विक्ट हैं और वो सज़ा याफ्ता है, लिहाजा यूके की जो अदालतें हैं, यूके का जो निज़ाम है, वो पाकिस्तान की अदालतों के फैसले का एहतराम करेगा और नवाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन ओहदे पर फाइज शख्स भी कोरोना से बच नहीं सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मिलेनिया ट्रंप का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जिसके बाद दोनों ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। सदर ट्रंप का कोरोना मुस्बत आने के बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि शायद सदर ट्रंप को कोरोना उनके मुशीर होप हिक्स की वजह से हुआ हो। होप हिक्स का पिछले दिनों कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था और होप हिक्स ओहायो में होने वाले सदाती डिबेट में ट्रंप की टीम में शामिल थी और उनकी फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो एयरफोर्स 1 से बगैर मास्क के बाहर आ रही थी। एयरफोर्स 1 वो तैयारा है जो अमरीकी सदर के जेरे इस्तेमाल होता है। ट्रंप पहले भी कोरोना जैसे संगीन मामले पर गैर संजीदा गुफ्तगू करते रहे हैं और ओहायो में होने वाली सदाती डिबेट में भी ट्रंप कोरोना का मजाक उड़ाते नजर आए। सदारती डिबेट में ट्रंप ने मुखालिफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन के कोरोना से बचाव के लिए मास्क का भी खूब मजाक उड़ाया था। ये पहला मौका नहीं है जब सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस को संजीदा नहीं लिया हो। इससे पहले भी ट्रंप ने कोरोना वायरस को कभी फ्लू कहा, कभी कहा कि घबराएं नहीं, ये मौसमी फ्लू से ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो कभी ये कहा कि गर्मियों में ये वायरस खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप लॉकडाउन के भी खिलाफ थे क्योंकि उनकी नजर में मुल्की मईशत इससे मुतासिर होती है। अगर सदर ट्रंप की स्ट्रैटेजी नाकाम रही और कोरोना वायरस 2 लाख से ज्यादा अमरीकियों की जिंदगी निगल चुका है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक अवाम में कोरोना वायरस से मुतालिक सबसे ज्यादा जाली मालूमात खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से फैली हैं और आज खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया अपनी बेएहतियाती से इस वायरस का शिकार हो गए हैं और सारी सरगर्मियां उन्होंने मुअत्तल कर दी हैं। और ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 1 माह का वक्त बाकी है। अमरीकी रिवायत के मुताबिक सदारती उम्मीदवार अवाम को अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए सियासी जलसों के अलावा 4 सदारती डिबेट भी करते हैं जिसमें वो अपनी पॉलिसी, कारकर्दगी और विजन बताते हैं। और अभी इस सिलसिले की पहली डिबेट हुई थी जिस पर तमाम तजज़ियाकारों का ये इत्तेफाक है कि ये डिबेट अमरीकी तारीख की सबसे गैर मयारी और गैर संजीदा डिबेट थी जो तकरार और बदनज़मी का शिकार हो गई। दोनों उम्मीदवार एक दूसरे से उलझते नजर आए। दोनों उम्मीदवार ने एक दूसरे पर जाती हमले किए और ट्रंप बार बार मदाखलत करते रहे, जो बाइडेन की बात को काटते रहे और ट्रंप ने 73 बार जो बाइडेन की बात को काटा और डिबेट के जो मॉडरेटर थे वो कोशिश करते रहे कि कंट्रोल उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आए। सदर ट्रंप का कोरोना वायरस मुस्बत आने के बाद इनकी आने वाली सियासी रैलियां और सदारती डिबेट मंसूख हो सकती हैं जो कि इनके इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकती हैं क्योंकि पहले ही सदारती डिबेट के बाद होने वाले सर्वे के मुताबिक 53% अमरीकियों का ख्याल है कि बाइडेन ने पहले डिबेट में ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया, जबकि सिर्फ 29% का यह ख्याल है, 29% अमरीकियों का यह ख्याल है कि सदर ट्रंप ने इस डिबेट में ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट के सर्वे में भी बाइडेन की ट्रंप पर इलेक्टोरल कॉलेज में वाज़ेह बरतरी हासिल है। सर्वे के मुताबिक बाइडेन को 340 जबकि ट्रंप को 190 टोटल वोट से हासिल होने का इम्कान है, जबकि सदर बनने के लिए 270 वोट चाहिए होते हैं। इसीलिए एक तरफ सदर ट्रंप की गिरती हुई मकबूलियत और अब कोरोना वायरस की वजह से सियासी सरगर्मियों की ट्रंप की दूसरी मर्तबा सदर बनने के इम्कान को मुश्किल बना दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।